नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, हम हर रोज की तरह हाजिर हैं, लेकिन आज एक खास बात यह है कि हम बहुत जो टाइट सीटें चल रही हैं हरियाणा के अंदर, उनकी चर्चा करेंगे। और हमारे साथ रहेंगे सिर्फ विनोद जी, क्योंकि वो सीटों की संख्या ज्यादा है और हम विनोद जी से चाहते हैं कि वो ज्यादा जानकारी दे पाए। इसलिए आज हमने सिर्फ उन्हीं से ये अपना अंक रखा है। तो विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी, ऊपर से शुक्रिया। वो सीटें स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली सीट है कालका की सीट, सीट नंबर 1। नहीं नहीं, तो उसी के मैं बारे में बताइए जरा, क्या है। मैं आपको पूरा परिदृश्य, क्योंकि अब 3-4 दिन रह गए। जी। चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा 3 तारीख को, 5 को जी। वोट पड़ेंगे। और मोटा मोटा अगर आप 90 की 90 सीटों को का एक ओवरव्यू लो, तो काफी तस्वीर जो है ना, वो साफ नजर आ रही है। 60% सीट, 60 सीटों पर, 70 सीटों पर जो है नजर आ रहा है कि क्या हो सकता है। लेकिन इन सारी कोशिशों के बाद हमने 23 सीटें ऐसी निकाली हैं जिनमें सीधी फाइट भी है कांग्रेस और बीजेपी में, जिनमें वो सीटें भी हैं जहां ट्रायंगुलर है, जिनमें वो सीटें भी हैं जहां मल्टीपल फाइट है। तो ये सब मिला के 23 सीटें ऐसी निकल रही हैं जिसको प्रोडिक्ट नहीं किया जा सकता सही तरीके से कि ये सीट किस पार्टी को या किस कैंडिडेट को जाएगी। उसके कारण है, मैं वो सारे कारण भी इसमें स्पष्ट करूंगा। एक एक सीट से शुरू कर देता हूं। जी। पहली सीट है जैसे कालका। कालका जी। सीट में प्रदीप गुज्जर कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, सिटिंग एमएलए हैं। जी। वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने यहाँ अपनी रणनीति चेंज करके शक्ति रानी शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। यहाँ जी। ऐसे कॉम्बिनेशन बन गए हैं कि आप इस सीट को खड़ा सिक्का बोल सकते हैं। जैसे राजनीति भाषा में बोलते हैं कि हमने सिक्का उछाल दिया, पता नहीं किसके हक में जाएगा। तो ये जो सीट है आपकी वो आवाज खड़ा चली सिक्का, गई। ये सीट जो है वो खड़ा सिक्का मानी जाएगी। बहुत टाइट मुकाबला है, कोई भी जीत सकता है। राहुल, आपको आवाज आ आवाज रही आ है? रही है क्या सर की? हैं? सर, आवाज नहीं आ रही। जरा अगर मानव है पास में तो जरा एक बार ठीक करवा लें। अब आ रही है? जी, अब आ रही है। तो एक सीट तो कालका हो गई। ऐसी ही जी। सीट बुलाना है। और जी। तीसरी सीट अंबाला जिले की संडोरा है। संडोरा जी। में कांग्रेस और बसपा के बीच में फाइट हो गई है। यहाँ शायद जी। बीजेपी उतना चेस नहीं कर पा रही, लेकिन बसपा बहुत क्लोज कंटेस्ट दे रही है। और बसपा के हक में थोड़ा सा यहाँ चुनाव इसलिए भी खड़ा हुआ है कि संडोरा जो है वो यूपी बेल्ट से लगता हुआ क्षेत्र है, और यहाँ दलित जी। मतों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। वैसे भी अगर जी। पूरा अंबाला पार्लियामेंट अगर आप देखें, तो जी। सबसे ज्यादा दलित मतदाता जो है हरियाणा में, वो अंबाला पार्लियामेंट में ही है। उसमें भी जी। आगे जब उसको सबलेट करते हैं, तो जो अंबाला जी। पार्लियामेंट की दो सुरक्षित सीटें हैं, मुलाना और संडोरा, जी। यहाँ पे दलित जी। वोटर्स की संख्या ज्यादा है। इसलिए यहाँ जी। बीएसपी पूरा मुकाबला दे रही है। बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन है। सीट किसी जी। के हक में इसलिए नहीं बोली जा सकती कि जी। बीएसपी या तो ग्रो करती नहीं, करती है तो जी। इतना ग्रोथ करती है कि अनप्रडिक्टेबल हो जाता है। तो ये यहाँ जी। गारंटी से नहीं कह सकते कि कांग्रेस ही जीतेगी, बीएसपी के भी जी। चांसेस हैं। अगली सीट जी। आपकी है कलायत। जी। कलायत में पूरे हरियाणा को पता है कि 5 से 6 कैंडिडेट हैं, मल्टीपल जी। कॉर्नर पे। ये 3 तो पार्टियों के कैंडिडेट हो गए, और जी। 2 अच्छे, एक अनीता ढूल हैं और एक मिस्टर निर्मल हैं। और जी। खास बात ये है, एक सत्येंद्र राणा भी हैं। खास बात ये जी। है कि किसी भी कैंडिडेट को लोग रिजेक्ट नहीं कर रहे। या तो होता है ना कि जी। जैसे लड़ते लड़ते, जैसे चुनाव का आखिरी पलटा आ गया, तो 2-3 जी। कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं कि भाई ये तो लड़ाई से बाहर है, इनका तो मुकाबले में कुछ जी। हिस्सेदारी नहीं है। जी। सबके सब अपने अपने वोट ले रहे हैं। तो इसलिए इस जी। सीट को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। पर फिर भी जी। यहाँ पे सिंबल सिंबल को वैल्यू दी जा सकती है। थोड़ा जी। थोड़ा ये माना जा सकता है कि शायद कांग्रेस इस सीट पे
निकल जाए। पुंडरी जी में अगली सीट है पुंडरी। पुंडरी में जी बड़ा खेल हुआ है। सिटिंग जी एमएलए थे अपना गोलन साहब, वो 3-4 जी दिन पहले जो है वो कांग्रेस को समर्थन दे गए। लेकिन जी उस सीट पे कांग्रेस को समर्थन देने से कांग्रेस को फायदा होगा या नहीं होगा, ये बड़ा क्वेश्चनेबल हो गया है। वहां पे जी सत्येंद्र भाणा जी इंडिपेंडेंट सतवीर कैंडिडेट है। भाना सतवीर सतवीर भाणा भाना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है हाँ और बीजेपी के जी कैंडिडेट भी बहुत अच्छे उसमें है, अच्छी पोजीशन में है। और यहाँ पे 6-7 गांव सतपाल भी ऐसे हैं जांबा जो 8-9 हजार वोट रखते हैं। तो जी ये सीट भी अनप्रडिक्टेबल है, आप कह नहीं सकते कि यहाँ से कौन जीतेगा। अच्छा, गरोंडा आती जी है, उसके बाद करनाल पार्लियामेंट की सीट है। हालांकि पहले माना हाँ जाता था कि गरोंडा से बीजेपी आराम से निकल जाएगी, लेकिन जी ऐसा टाइट चुनाव यहाँ हो रहा है, कांग्रेस के जी कैंडिडेट इतनी टाइट फाइट दे रहे हैं कि कुछ नहीं कह जी सकते। ये सीट भी वही खड़े सिक्के वाली कैटेगरी में आती है कि कौन जी निकल जाए, कह नहीं सकते। जी असंध, जी असंध में जी कांग्रेस, बसपा, बीजेपी और इंडिपेंडेंट जिलेराम शर्मा। इस सीट जी को भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि शुरू में लग जी रहा था कि ये सीट जो है कांग्रेस बड़े आराम से निकाल लेगी। अब भी अगर 23 जी सीटों में से अगर मान लो हम थोड़ा सा ब्राइट सीटें छांटनी शुरू करें तो 8 सीटें कांग्रेस की यहाँ ब्राइट नजर आती हैं। उसमें असंध भी है कि शायद ये कांग्रेस को चली जाए, क्योंकि सिटिंग एमएलए जी भी कांग्रेस का है और अनपॉपुलर भी नहीं है, जी पर उनको जी वोटों का बंटवारा बड़ा जबरदस्त है। इस राणा जी पानीपत जिले की सीट है। इस जी राणा में कांग्रेस को सलाह दी गई थी टिकट बदलने की, लेकिन टिकट जी बदली नहीं गई। सिटिंग गेटिंग फार्मूले में वो टिकट ले गए। उनके खिलाफ जी काफी नाराजगी है। और जी कृष्ण पवार वहां से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, विधानसभा का चुनाव जी लड़ रहे हैं, पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे हैं। उनके जी पुराने लोकदल में काफी सारे ताल्लुकात हैं, तो वो भी सीट बड़ी जी क्लोज चल रही है। जी हफ्ता पहले खबर यह थी कि कृष्ण पवार यहाँ भारी हैं, सीट निकाल जी लेंगे। लेकिन एक हफ्ते में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये सीट गारंटी निकाल लेंगे। ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि वाल्मीकि ने भी थोड़ा कवर हिंट किया है, किया अपनी नाराजगी को जी दूर किया है। तो ये भी जी बिल्कुल कांटे की सीट है, कोई प्रोडिक्ट नहीं जी कर सकता। जी अगली सीट की बात करते हैं सर, सफीदों की। बीजेपी, कांग्रेस सर और आवाज 2 नहीं आ रही है इंडिपेंडेंट। आपकी। बीजेपी, सफीदों कांग्रेस और जी हाँ सफीदो। अब आ रही है आवाज? जी हाँ जी हाँ जी आ रही है, अब आ रही है सर। 2 इंडिपेंडेंट, 2 इंडिपेंडेंट और 2 पार्टियों जी के बड़े उम्मीदवार। जी चारों की जी अपनी अपनी वैल्यू है, चारों की अपनी जी कास्ट के वोट हैं। इसलिए ये जी सीट भी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। पर फिर भी ऐसा लगता है कि शायद जसवीर मलिक, अपना जसवीर देसवाल और राम कुमार गौतम जो हैं वो बीजेपी के, वो थोड़ा पहली रेंज में हैं। और कांग्रेस जी का उम्मीदवार इस दफा थोड़ा डिफेंसिव रेंज में है। जी तो ये आ गया उचाना। जी उचाना में भी इस बार पहली दफा मल्टी कोरलर हो रहा है। उचाना में पहले जी सीधा सीधा चुनाव होता था, चौटाला वर्सेस वीरेंद्र सिंह फैमिली, चाहे प्रेमलता जी लड़े चाहे जी वीरेंद्र सिंह खुद लड़े। लेकिन इस जी बार उचाना में कमाल हो रहा है और यहाँ जी बीजेपी का कैंडिडेट रंगत दिखा रहा है। वीरेंद्र जी गोगड़िया इंडिपेंडेंट हैं, कांग्रेस के बागी हैं। एक जी कांग्रेस के बागी और हैं, एक खुद विजेंद्र सिंह हो गए कांग्रेस की टिकट पे। और चौथा जी उम्मीदवार हो गया दुष्यंत चौटाला, बीजेपी दुष्यंत का। चौटाला और पांचवें हो गए दुष्यंत चौटाला, सिटिंग एमएलए। अब तो जी विधानसभा भंग होगी, निवर्तमान ही कहा जाएगा, लेकिन सिटिंग जी उनकी सिटिंग सीट है। तो इस बार जी भी बड़ा कमाल हो रहा है और दुष्यंत चौटाला को भी यहाँ काफी चुनौती मिल रही है। लेकिन ये प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि ये सीट किसके खाते में जाएगी। इलाहाबाद में जी भी क्लोज फाइट में रखा गया है, उसके कई कारण हैं। पर जी मुझे लगता है कि इस बार इलाहाबाद शहर जो है, जहां से अभय सिंह पिछली बार बाई इलेक्शन में 5500 वोट से हारे थे, शायद इस बार वो शहर से हार नहीं रहे हैं। लेकिन जी पुरानी जो उनकी बेल्ट है उसमें कुछ, क्योंकि कैंडिडेट दड़बा कला से आ गया,
भरत सिंह बेनीवाल, तो उस बेल्ट में कुछ उथल पुथल जरूर होगी, इसलिए इसको क्लोज फाइट में रखा गया है। आदमपुर को भी क्लोज फाइट में रखा गया है। आदमपुर का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं। नारनौद भी धीरे धीरे क्लोज फाइट की सीट होती जा रही है। हालांकि क्लोज फाइट रखने वालों का अपना तर्क है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जैसी शुरुआत हुई थी कांग्रेस के कैंडिडेट की, वो शुरुआत उतनी मजबूत नहीं रही, वो डाउनफॉल पे है। अब कितना डाउन होते हैं उस पे डिपेंड करेगा। दादरी को बहुत ज्यादा क्लोज फाइट में रखा गया है। दादरी को इसलिए क्लोज फाइट में रखा गया है कि दादरी में एक बेल्ट तो है, सागवान्स के गांव है, सागवान्स के कैंडिडेट दोनों सागवान है। कांग्रेस का मनीषा सागवान और बीजेपी का सुनील सागवान। और वैसे एक अजीत फोगाट भी लड़ रहे हैं कांग्रेस के बागी, पर वो कितना कर पाएंगे कह नहीं सकते। पर इतना जरूर है कि दादरी शहर में तो बीजेपी हावी है, और जो नॉन जाट बेल्ट है उसमें भी बीजेपी हावी है। अब डिपेंड करता है कि बीजेपी सागवान बेल्ट में कितने वोटों से पीछे रहती है, कितना वोट से हारती है। अगर 15,000 से ज्यादा हारती है तो कांग्रेस जीत सकती है, 15,000 से कम हारती है तो बीजेपी जीत सकती है। इसलिए इस सीट को भी क्लोज फाइट में रखा गया। हाँ, महम में पूरे हरियाणा को पता है क्या हो रहा है। महम में राधा अलावत भी है, महम में बलराम कुंडू भी है, महम में बाली भी है, महम में विकास नेहरा भी है, और महम में डांगी साहब भी है। तो इतने ज्यादा उम्मीदवार पहली दफा आए हैं। हाँ, पहली दफा इतने सारे। और वैसे तो बड़ी लिस्ट होती है, लेकिन ये सारे वोट लेके घूम रहे हैं, कोई भी खाली नहीं है, किसी की पेटी खाली नहीं है। कोई मिनिमम वाला भी है तो वो भी 7-8 हजार वोट लेके घूम रहा है। तो इसलिए ये सीट भी अनप्रडिक्टेबल है। लेकिन अगर इसको लोकसभा के नतीजों से मैच करें तो शायद डांगी 21 पड़ेंगे, पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर होता है, और वोटों का बंटवारा बड़ी जोर से हो रहा है। इसलिए ये सीट भी अनप्रडिक्टेबल है। प्रेडिक्ट करके इसको रिस्क लेने वाली बात है। अगली सीट रोहतक है। रोहतक को क्लोज फाइट में इसलिए रखा गया है कि थोड़े दिन पहले ये कहा जाता था कि भाई मनीष ग्रोवर को अगर टिकट मिलेगी तो मनीष ग्रोवर चुनाव हारेंगे, लेकिन पार्टी ने मनीष ग्रोवर को टिकट दे दी। तो कई दिन तक तो ये चर्चा रही कि मनीष ग्रोवर चुनाव हारेंगे। लेकिन जब पता किया गया, अभी जब पार्टी को ये मैसेज था कि मनीष ग्रोवर की टिकट काटनी है या मनीष ग्रोवर को टिकट नहीं देनी है, और ये अगर दी गई तो हारेंगे, फिर भी इनको टिकट दी गई है तो कोई कारण होगा। अब वो पता किया गया कि एक संघ के व्यक्ति थे, उन्होंने किसी और को टिकट किसी बही खाते में वो कर दी, कंफर्म कर दी कि आपको देंगे, और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मनीष हारेगा, मनीष हारेगा, मनीष हारेगा। लेकिन मनीष टिकट ले आया। वो संघ के वो व्यक्ति नाराज हो गए, नाराज होकर घर बैठ गए। लेकिन जब पार्टी की सक्रियता बढ़ी तो पार्टी ने उनको याद करवाया, आपको, आप संघ के आदमी और संघ में सब ऐसा चलता नहीं, तो उनको चलना पड़ा। अब वो चल पड़े तो चुनाव ऐसा टाइट हो गया कि आप कह नहीं सकते कौन जीतेगा। बीबी बत्रा सिटिंग एमएलए हैं। लोग कहते हैं कि हम बीबी बत्रा से भी संतुष्ट नहीं है, हम जो है अपना मनीष ग्रोवर से भी संतुष्ट नहीं है। लेकिन मनीष ग्रोवर के हक में एक बात चल पड़ी कि जो पिछले दिनों एक थोड़ा सा, अगर आपको याद हो तो, एक कोई डिस्प्यूट हुआ था जिसमें मनीष ग्रोवर ने वहां के एसपी को थोड़ा चेतावनी भरे लफ्जों में कुछ कह दिया था। वो विवाद बढ़ भी गया था। उसके बाद रोहतक में एक मैसेज चला गया, कभी मनीष ग्रोवर दिलेर तो है, लड़ाई तो यही लड़ सकता है। तो अब रोहतक में क्या हो रहा है कि एक लड़ाई तो सत्ता की है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं तो थोड़ा रोहतक के लोगों का रुझान उनकी तरफ रहेगा। लेकिन अगर इस रुझान में कमी आई तो बीजेपी की तरफ भी ये रुझान घूम सकता है, क्योंकि बीजेपी का हेडक्वार्टर भी वही है, पूरा संघ भी लगा हुआ है। तो इसलिए इस सीट को भी टाइट रखा गया है। बल्कि यहाँ मैं मानता हूं कि बीबी बत्रा की बजाय लोगों ने भूपेंद्र सिंह और दीपेंद्र सिंह को देखकर वोट करना है।
बीबी बत्रा 5 साल एमएलए रहे हैं, तो कोई बहुत ज्यादा लोग उनके बारे में गुड्डी गुड्डी नहीं बोलते, बुरा भी नहीं बोलते, तो बहुत ज्यादा गुड्डी गुड्डी भी नहीं बोलते। तो इसलिए उम्मीदवार के तौर पर उनको एवरेज के कोटे में रखेंगे। बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर मनीष ग्रोवर को एक्सीलेंट के कोटे में रखेंगे। वो बड़े चुनाव लड़ चुके हैं, फाइटर तो हैं, हारे या जीते फाइटर तो हैं, तो कुछ फीलिंग है वहां उनके पक्ष में, फीलिंग है कि यार ये फाइटर आदमी, हारना नहीं चाहिए। तो इसलिए ये सीट भी टाइट में रखी गई है। अब आ जाती है आपकी उसके बाद बादली। बादली में ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने कुलदीप वत्स हैं, तीसरी बार आ रहे हैं। यहाँ ये सीट इसलिए टाइट हो गई कि पिछली दफा ओम प्रकाश धनखड़ के खिलाफ एक यादव उम्मीदवार आ गए थे, धर्मपाल। वो 8,500 वोट ले गए थे। वो सारा का सारा वोट धनखड़ के खाते का माना जाता था। इस बार कोई यादव उम्मीदवार नहीं है। दूसरा, जो गुलिया बेल्ट है, गुलिया कास्ट है जाटों की, इनके बड़े वोट है यहाँ। पहले चौटाला की गवर्नमेंट में गुलियाज को ही टिकट दी जाती थी। धीरपाल गुलिया जाति से आते थे, जो मंत्री रहे देवीलाल के मंत्रिमंडल में भी और चौटाला के मंत्रिमंडल में भी। तो उस खाप में इस बार धनखड़ का हस्तक्षेप है, दखल है। और एक गुलिया खाप से एक आदमी और भी खड़ा जीता, जो बादली का है, और वो अच्छे खासे वोट ले रहा है। इसलिए इस बार कांग्रेस को इस सीट पे थ्रेट मिल रही है। ये थ्रेट एक आध बार पहले भी मिली थी, लेकिन उस वक्त ये कवर हो गई थी कि दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा के नाम से यहाँ वोट मिलता है कि इनको मुख्यमंत्री बनाना है, इस नाम से वोट मिलता है, कैंडिडेट के नाम से वोट नहीं मिलता। लेकिन इस बार जाट समुदाय की मांग थी भी कुलदीप को आप तीसरी बार टिकट मत दो, टिकट बदल दो। तो जाटों में थोड़ी सी फीलिंग है कि भाई ये कुलदीप शर्मा का टिकट काटा नहीं गया, तो इसलिए ये सीट भी टफ कंटेस्ट में आ गई है। और अब तो ये चर्चा में भी है। आज से हफ्ता पहले ये चर्चा में भी नहीं थी। लोग ऐसे ही कह दिया करते थे जज्जर, बादली, कलानौर ये सब कांग्रेस की सीटें हैं। लेकिन ये 2-4-5 दिन से काफी चर्चा में आ गई है। और ये खबर कांग्रेस के लोगों को भी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा फैमिली को भी है कि यहाँ पे इस बार मुकाबला हो गया। इसलिए हो सकता है कि अगले 1-2 दिन वो कई गांव में उनको खुद को जाना पड़े इस सीट को बचाने के लिए। महेंद्रगढ़ सीट रावधान सिंह के खिलाफ यादव कैंडिडेट आने की वजह से और एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एसडीएम संदीप की वजह से ये सीट भी टाइट हो गई है। विशेषकर यादव कैंडिडेट आने की वजह से टाइट हुई है। पहले यहाँ चुनाव होता था यादव वर्सेस नन यादव, यानी रामविलास शर्मा को नन यादव वोट मिल जाता था, यादव वोट वहां ज्यादा है, रावधान सिंह निकल जाते थे एक तरफ। इस बार यादव में तो हो गया 50-50 और अब सारा खेल आ गया नन यादव पे। नन यादव उसमें ब्राह्मण बहुत है, राजपूत बहुत है, उनका झुकाव किस तरफ रहेगा, इसलिए ये सीट भी काफी टाइट हो गई है। थोड़े दिन पहले तक इसकी चर्चा नहीं थी, गारंटी थी कि रावधान सिंह जीत रहे हैं, लेकिन अब वो गारंटी कार्ड हिल गया है, थोड़ा वहां पे मुश्किल हो सकती है। बावल में पहली दफा बनवारी लाल का टिकट कटने के बाद राव इंद्रजीत सिंह ने अपने एक नए आदमी को टिकट दिलवाया है। उनको शायद चुनाव का उतना, पहला चुनाव है तो पहले चुनाव में किसी को अनुभव कैसे होगा जब तक चुनाव लड़ेगा नहीं। तो ये सीट भी चेस में है। चेस में इसलिए भी है कि लोकसभा के जो नतीजे आए उसमें बावल की लीड जो है वो 1/4 हो गई। 88,000 से जीते थे 2019 में और 22 में जीते 22,000 से, तो 1/4 हो गई। लीड का अंतर बहुत कम हो गया, इसलिए ये सीट भी बड़ी फाइट में आ गई है। कोसली में दीपेंद्र हुड्डा 2 वोट से जीते और कैंडिडेट भी बड़ा बढ़िया दिया है कांग्रेस ने अपनी तरफ से, जगदीश यादव पूर्व मंत्री। लेकिन ये सीट भी काफी क्लोज कंटेस्ट में है, तो इसको भी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। क्लोज कंटेस्ट तो कई जगह है, लेकिन इस सीट को भी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। रेवाड़ी में बीजेपी, कांग्रेस और 2 इंडिपेंडेंट। इस सीट को भी इसलिए प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि यहाँ बीजेपी ने रिस्क लिया, कोसली के कैंडिडेट को रेवाड़ी से चुनाव लड़ाया है और कांग्रेस का कैंडिडेट पहले वाला ही है, चिरंजीव राव। चिरंजीव राव की कोई ज्यादा बुराई भी नहीं। तो ये सीट डिपेंड करेगी कि अर्बन वोट, जैसे पहले कैप्टन
अजय सिंह यादव को मिलता था रिवाड़ी शहर में पंजाबी वोट बहुत है, अगर वो कैप्टन अजय सिंह यादव को वापस मिलता है तो वो भारी रहेंगे। अगर वो वोट चला जाता है लक्ष्मण सिंह यादव को तो वो भारी रहेंगे। तो इसलिए ये सीट भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। जी। गुड़गांव में नवीन गोयल ने चुनाव को बड़ा मस्त बनाया हुआ है। ये जैसे महम में वेलफेयर स्कीम से बलराज कुंडू चुनाव जीते, उसी तरह की कोशिश नवीन गोयल कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी बहुत बढ़िया मजबूत उम्मीदवार दिया है, मोहित ग्रोवर, और वो पिछली दफा बहुत अच्छे वोट ले गए थे, 48,000 वोट ले गए थे। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट तो आउट ऑफ द लाइन दिया है, लाइन से नहीं दिया है, जिन तरह के लोगों की उम्मीद थी उससे अलग दिया है। पर दिक्कत यह है कि यहाँ बीजेपी 1,02,000 वोटों से लोकसभा में जीती। 1,02,000 के मार्जिन को डाइल्यूट करने में जोर आता है, इसलिए ये सीट भी अनप्रडिक्टेबल है। अब इसके बाद आ जाती है आपकी हथीन। ये पलवल जिले की सीट है। कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा, या मुस्लिम के वोट काफी हैं, 30% के 32% के आसपास मुस्लिम, और यूपी से लगती हुई है। और इंडियन नेशनल लोकदल ने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया, तैयब, वोट वो भी अच्छे ले रहे हैं, वोट कांग्रेस का उम्मीदवार भी अच्छे ले रहा है। और हिंदुओं के 5 कैंडिडेट खड़े हो गए, बीजेपी का कैंडिडेट भी जाट है। तो यहां अगर मुस्लिम्स के वोट एक तरफ गए तो स्थिति और होगी, आपस में बट गए, और हिंदुओं के में से लोगों ने एक कैंडिडेट अडॉप्ट कर लिया, मान लो बीजेपी वाले को अडॉप्ट कर लिया, तो फिर ये सीट बीजेपी को भी जा सकती है। इसलिए ये सीट भी अनप्रडिक्टेबल है। मतलब इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये गारंटी से किधर जाएगी। ये 23 सीटें वो हैं जिनको हम ये कह सकते हैं भी ये गारंटी से कोई पता नहीं है कौन जीत जाएगा। जी। तो ये ये जो 23 सीटें हैं, ये कितना हरियाणा के पूरे रिजल्ट को कितना प्रभावित कर सकती हैं? देखो, अब 23 अगर फाइट में, ये तो है नहीं कि एक ही पार्टी को चली जाएंगी। अगर एक ही पार्टी को जानी होती तो नजर ही आ जाती कि यार ये इसमें कांग्रेस या बीजेपी कोई भी एक डोमिनेट कर रहा है। जब ये मल्टी डायमेंशन चुनाव है तो ये नहीं कहा जा सकता कि किस पार्टी के रिजल्ट को कितना प्रभावित करेगी। हाँ, एक ब्राइटर पक्ष देखा जा सकता है कि अच्छा ब्राइट कैसे है। जैसे मैंने इनमें अपने हिसाब से देखा तो मुझे लगा कि इन 23 में से ये 8 सीटें तो कांग्रेस की ब्राइट नजर आती हैं। अब बाकी बच गई 15 सीटें। 90 की विधानसभा है, कोई 300 की विधानसभा तो है नहीं। 15 सीटों का डिस्प्यूटेड होना नतीजे को किसी तरफ भी कर सकता है, पर इतना मोड़ सकता है। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि क्योंकि कांग्रेस परसेप्शन में आगे है, तो डिस्प्यूटेड सीटों में से भी ज्यादा हिस्सा, डिस्प्यूटेड नहीं, ये जो अनप्रेडिक्टेबल सीटें हैं, अनप्रेडिक्टेबल सीटों में भी ज्यादा हिस्सा मिलना उसी को चाहिए। अगले 3 दिन में कोई जिस तरह से बीजेपी बमबारी कर रही है, कोई 1-1.5% वोट अपने पक्ष में ज्यादा खींच ले तो बेशक कोई कांग्रेस की 1-2 सीटें कम हो जाएं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये लगता है कि इन 23 में भी कांग्रेस को हिस्सा 21 मिलेगा, दूसरे पार्टियों को 19 मिलेगा, इंडिपेंडेंट और सबको 19 मिलेगा। जी जी। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड। आज विनोद जी ने आपको उन 23 सीटों के बारे में बताया जो काफी टाइट हैं, और ये भी इशारा किया कि ये किस तरफ जा सकती है। आज का अंक अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अब तक नहीं किया है, और अपने मित्रों में भी हमारे चैनल को शेयर कीजिए। हम जो है इंडिपेंडेंट व्यू देते हैं, न्यूट्रल व्यू देते हैं, ताकि आप हरियाणा की राजनीति को समझ सकें सीटवार। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार। शुक्रिया।